Hello children, how are you? I hope you are fit and fine at your home. Okay, already we started Mughal Empire. Today we will discuss about Akbar, why the Akbar is called great, and their administration and their military system. We will read all these topic of Akbar's today. Today we will read about the Akbar's time. 1550 अकबर की हिस्ट्री हम इस एनिमेटेड वीडियो से इंटरेस्टिंग तरीके से रीड करेंगे। ओके, अकबर जब राजा बना तब आपकी एज से भी छोटे थे, वो 13 ईयर्स ओल्ड के थे जिन्होंने पूरा इंडिया का एम्पायर संभाल लिया था। तो हम थोड़ा सा प्रीवियस डे की हिस्ट्री पे चलते हैं। हुमायूं जब भागे थे, शेरशाह सूरी ने जब ऑक्यूपाई कर लिया था थ्रोन दिल्ली, तब हुमायूं भागे थे और उन्होंने सिंध में एक हिंदू राजा के अंडर में शेल्टर ले ली थी। वहीं पे इसका अकबर का जन्म हुआ, जिनका बचपन का नाम जलालुद्दीन था। सो अकबर was born in 1542 at the अमरकोट in Sindh. अब when the हुमायूं, सिंध एक छोटी सी जगह है पंजाब साइड, अमरकोट पंजाब साइड में वो एरिया। और जब अकबर हुमायूं जब सीढ़ियों से गिर के डेथ हो गई उनके 1556 में, तब अकबर की एज कितनी थी? सिर्फ 13 ईयर्स ओल्ड थे। एट द टाइम ऑफ हुमायूं's डेथ हिज सन ऑफ मोहम्मद जलालुद्दीन वाज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड। सो ही कांट एबल टू कंट्रोल होल एम्पायर, कि इतना 13 साल का बच्चा एक छोटा सा एक पूरे एम्पायर को कैसे संभालेगा। तो उस टाइम हुमायूं का बेस्ट फ्रेंड थे और हुमायूं के जनरल थे बैराम खां, जिनको हुमायूं ने उनका गार्जियन बनाया अकबर का, और वो बाद में रीजेंट भी बने। तो अब बैराम खान ने जस्ट हुमायूं की डेथ के बाद नेक्स्ट थर्ड सुल्तान हुमायूं का डिक्लेयर कर दिया, अकबर होगा तीसरा सुल्तान, और वो सिर्फ 13 साल का था। तो 13 साल के बच्चे को रूल करना नहीं आता, तो इसलिए बैराम खान उनका रीजेंट बने। सो अकबर जब गद्दी पे बैठे तो उन्होंने टाइटल लिया जलालुद्दीन से एज ए टाइटल अकबर हिमसेल्फ। So he was too young to rule. Bahram Khan became the regent and looked after the affair of the government on behalf of Akbar. Soon after his accession, Akbar decided to win back Delhi and Agra. अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब मुझे दिल्ली और आगरा भी चाहिए, जहाँ पे दिल्ली और आगरा में उस टाइम हुमायूं की डेथ के बाद हिंदू रूलर हेमू विक्रमादित्य ने कब्जा कर लिया था। अब हेमू विक्रमादित्य बड़ा ब्रेव किंग था, और या दूसरी तरफ जो राजा था वो 13 साल का। हालांकि वो 13 साल के थे, लेकिन आर्मी और वॉर के लिए वेल ट्रेंड थे अकबर। तो उन्होंने डिसाइड किया, दे डिसाइडेड दैट वी विल मीट ऑन ए ग्राउंड पानीपत। हेमू विक्रमादित्य हु डिफीटेड द मुगल्स आर्मी एंड कैप्चर्ड एट आगरा एंड दिल्ली। जो बैटल हुई हेमू और विक्रमादित्य के अगेंस्ट, और उसमें बैराम खां अकबर का जनरल बना। तो बैराम खां और हेमू के बीच में जो बैटल हुई वो पानीपत के मैदान में हुई, इसलिए वो बैटल क्या कराई, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, which was fought between Hemu and Vikramaditya and Bahram Khan in 1556 AD. So Hemu was struck by the casual arrow in the eyes and fell down senseless. His army fled and panic. He himself was caught and beheaded. उसको बैराम खां द्वारा मार दिया गया, और thus in this way कौन जीता? मुगलों की जीत हुई, और मुगलों ने वापस से दिल्ली और आगरा पे कब्जा कर लिया। अकबर became the master of Delhi and बैराम खां was a great general, looked after the affair of किंगडम फॉर 4 years. 4 साल तक उन्होंने बैराम खान ने उनके काम को देखा। लेकिन जैसे जैसे अकबर बड़े हुए वैसे वैसे उनको रियलाइज हुआ कि मैं अपने डिसीजन खुद लूँगा। तो उन्होंने अकबर टुक द रेन ऑफ द गवर्नमेंट इन हिज ओन हैंड एंड एडवाइज्ड बैराम खान टू गो ए पिलग्रिम टू मक्का. He was however killed on the way in Gujarat. Bahram Khan's son Abdul Rahim later became a खान खाना इन अकबर्स कोर्ट. खान खाना अब्दुल रहीम खान खाना 9 जेम में से एक थे, जो कि बैराम खां के बेटे थे. अब बैराम खां क्योंकि संरक्षक थे और उनके वेल विशर थे, लेकिन जब वो मैच्योर हो गए अकबर, तो उन्हें रियलाइज़ हो गया कि मुझे अपने आप ही शासन करना है. तो उन्होंने उसे बोल दिया कि मक्का चले जाओ. मक्का में रास्ते में उनकी हत्या कर दी जाती है. ये कहा जाता है कि अकबर ने खुद ने भेजा था, या हिस्ट्री में अननोन फैक्ट भी है बहुत सारे. तो अकबर अब अकेले पूरे हिंदुस्तान के राजा हो गए. बैराम खां का उन पे कंट्रोल नहीं रहा. नेक्स्ट है अकबर्स कॉन्क्वेस्ट. अकबर ने कौन कौन से एरिया जीते. अकबर देन थॉट ब्रिंगिंग पीस एंड ऑर्डर इन द कंट्री एंड एक्सटेंडिंग हिज एम्पायर इन 1561.
सो मालवा, गुजरात, ग्वालियर एक्सेट्रा उनकी जर्नी। नेक्स्ट टॉपिक, अकबर की कॉन्क्वेस्ट। अब राजा बन गए तो उनको अपना एरिया और एक्सटेंड करना था, तो अकबर की कॉन्क्वेस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 1556 टू 1572 और 1570 टू 1605। अब 1556 और 1572 में उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया, इधर नॉर्दर्न इंडिया पे कैप्चर कर लिया था, जिसमें ग्वालियर, गुड़गांव, जौनपुर, अजमेर, मालवा, ये सब आते हैं। अब अकबर की पॉलिसी थी फ्रेंडली रिलेशन, नेबरहुड से फ्रेंडली रिलेशन स्टैब्लिश करके और मैट्रिमोनियल अलायंसेस स्टैब्लिश करके उन्होंने लिबरल रिलीजियस पॉलिसी के साथ ऑलरेडी लोगों का दिल जीत लिया था। कैसे? Malwa was the first to be conquered, followed by Godavna, Jaunpur, Gwalior, Ajmer. Akbar had a great desire to subdue Rajput princes. Rajput princes से भी उनको अपना एरिया बढ़ाना था, तो he wanted have friendly relation with them. Strengthened his position through matrimonial alliances. उन्होंने क्या किया? 1562 को अकबर visited Ajmer, राजा बिहारी मल. There, Ajmer's Raja was Bihari Mal. Amir received Akbar warmly and married his daughter जोधाबाई him. जोधाबाई was not converted Islam. अब जोधाबाई से शादी की तो उन्होंने इस्लाम कन्वर्ट करने के लिए फोर्स नहीं किया, और बिना किसी युद्ध के वेरी इजीली लिबरल रिलीजियस पॉलिसी और लिबरल फ्रेंडली मैट्रिमोनियल अलायंसेस से अकबर ने वो एरिया कवर कर लिए। Then in 1567, Akbar captured Chittor. Raja Uday Singh of Mewar left the Chittor fort, but to his general Jaimal and Fattah fought bravely. Jaimal और फत्ता की ब्रेवरी से वो इतने खुश हुए कि उन्होंने अपने महल में जैमल और फत्ता की मूर्तियां बनाई थी, जो कि अभी पहले वो आगरा में थी, अब वो कहीं और किसी और फोर्ट में स्टेट सिचुएटेड है। अब मेवाड़, उसके बाद आता है राणा प्रताप सिंह, द सन ऑफ उदय सिंह, महाराणा प्रताप। मेवाड़ जो था डिड नॉट यील्ड, मेवाड़ कभी झुका ही नहीं, मरते दम तक मेवाड़ झुका ही नहीं थी। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, हिस्टोरिकल युद्ध है हल्दी घाटी का, जिसमें महाराणा प्रताप और अकबर की तरफ राजा मान सिंह उनके जनरल थे, उन्होंने युद्ध किया। लेकिन माना जाता है कि वो युद्ध जो था वो अनजस्टिस था, क्योंकि महाराणा प्रताप न पकड़े गए न मारे गए, वो भाग गए थे जंगलों में और 13 साल तक जंगलों में ही रहे। बाद में उन्होंने, जब अकबर मर गए तो उसके बाद जो महाराणा प्रताप की डेथ हो गई, उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर थे उन्होंने अकबर की मुगलों की बातें मान ली थी, तो ऐसा बोला जाता है। सो ही कॉन्कर्ड बैक लार्ज पार्ट ऑफ किंगडम. His name bravely has become immortal in Indian history. He has become a symbol of Rajput chivalry. Beside Malwa, Mewar, Akbar also conquered Gujarat. गुजरात में भी उन्होंने अपनी विजयी जो फोर्स एटीट्यूड था वो जारी रखा। गुजरात की जीत के बाद उन्होंने फतेहपुर सीकरी में नई अडॉब अपनी नई कैपिटल शिफ्ट की थी आगरा से दिल्ली, और वहाँ पे उन्होंने स्टैब्लिश किया बुलंद दरवाजा। So Akbar built the Buland Darwaja at Fatehpur Sikri. After making further conquest, annexing Kashmir, Sindh, Odisha, Bengal, Mughal Empire, Akbar consolidate his position in North India. North India में उन्होंने अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर लिया था, और डेक्कन में अहमदनगर और खानदेश और बैरार, ये 3 एरिया डेक्कन में। Topic, very important topic, Akbar's administration. Akbar had followed the improved upon the most policies of Sher Shah. Generally, Mughals administration was based on the both Indian and Persian system. हमेशा superior कौन होता था? Emperor. और 2 strong pillar थे अकबर के, एक तो the whole empire under control by the emperor, absolute authority in the emperor, and the second strength is his army. जनरली उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशंस में ऑफिशियली डायरेक्टली अपॉइंटेड एम्परर के थ्रू होते थे। वजीर या मीर बख्शी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे, टोडरमैल उनका फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर था। सूबेदार जो सूबाज का हेड होता था, उन्होंने अपने स्टेट्स को 15 सूबों में डिवाइड किया और हेड को सूबेदार बनाया, और उन 15 सूबाज को सब डिवीजन में डिवाइड किया, पर वो कहलाता था सरकार। और इन सरकार के अंडर बहुत सारे विलेज आते थे, यूनिट ऑफ विलेज आते थे, जिनको कि परगनाज कहा जाता है। परगनाज के हेड को अमील कहा जाता है, हमने प्रीवियसली भी पढ़ चुका है ये। और लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर या जब्ती सिस्टम को स्टैब्लिश किया टोडरमल ने एट द टाइम ऑफ अकबर। टोडरमल उनका रेवेन्यू मिनिस्टर था। टोडरमल ने शेर शाह सूरी के अंदर भी काम किया था, इसलिए उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आया।
टोडरमल ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम को चीफ सोर्सेज बनाया इनकम का मुगल पीरियड में। और लैंड रेवेन्यू के जो टैक्सेस थे वो 1/3 लिया जाता था लोगों से और कैश लिया जाता था। और इसमें जब्ती सिस्टम में एग्रीकल्चर जमीन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। ये कहलाती थी पौलाज, परोती, छाछर और बंजर। पौलाज हमेशा कल्टीवेट किया जाती थी, परोती को 2 या 3-4 साल के लिए छोड़ा जाता था, और छाछर को ये जो बंजर थी वो उस पर कुछ कल्टीवेशन नहीं होता था। और जो थर्ड कैटेगरी है छाछर, उसको एनिमल्स के लिए छोड़ा जाता था, चराई के लिए। और इनको नापने का काम किया बीघाज में, बैम्बू और जरीब की हेल्प से नापा जाता था जमीन को उसको, और कैश लेना शुरू किया जब्ती सिस्टम में। और मान लो कभी किसी दिन टाइम सूखा या अकाल पड़ गया, उस टाइम किसानों से टैक्स नहीं लिया जाता था और उनको लोन भी दिया जाता था टू बाय द सीड्स एंड एनिमल्स। ये तो था उनका जब्ती सिस्टम। और आर्मी भी इनकी स्ट्रांग थी। आर्मी में उनकी मनसबदारी सिस्टम स्टार्ट किया अकबर ने। मनसब मतलब रैंक। उनको आर्मीज के जो पर्सन थे उनको रैंक दी जाती थी, मनसब दिया जाता था। 33 रैंक एट ए टाइम होती थी। रैंक का मतलब, मनसब का मतलब उनके पास कितने घोड़े और घुड़सवार हैं। सबसे ज्यादा मनसब राजा के राजकुमार को या इसको सेनापति को मिलता था। अकबर के टाइम मान सिंह को सबसे ज्यादा हाईएस्ट मनसबदारी प्रदान थी। उनके पास 10,000 मनसबदार थे, मतलब 10,000 घोड़े और 10,000 पैदल घुड़सवार। ये उनकी सेना हमेशा रहती थी और ये मनसब पूरे टाइम चलता था। Akbar also maintained regular standing army. They were not जागीरदार, but not some were assigned land called जागीर्स, और जागीर्स दी जाती थी जो स्टैंडिंग आर्मी थी उनको। और परगनाज का जो हेड था उनको अमील कहा जाता था। सूबाज के हेड को सूबेदार कहा जाता था। द पोस्ट वर ट्रांसफरेबल होती थी पोस्ट। दीवान वॉज इन चार्ज ऑफ द लैंड रेवेन्यूज। और पे पोस्ट थी वजीर एंड मीर बख्शी, इंपॉर्टेंट पोस्ट थी। टोडरमल जो थे उनके रेवेन्यू मिनिस्टर थे, है ना। सरदार सूबेदार जो चीफ एडवाइजर होते थे। काजी उनके जस्टिस मिनिस्टर्स होते थे। मीर बख्शी वाज द पे मास्टर जनरल। ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर द मिलिट्री अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द आर्मी ऑल्सो। Now come to the homework section. Through the light of Akbar's Mughals administration. मुगल्स का अकबर के टाइम एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था अपन ने पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार क्वेश्चन में कर लेते हैं। अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन हैड 2 पिलर्स। फर्स्ट तो क्या था, एब्सोल्यूट अथॉरिटी इन एम्परर्स हैंड, एंड सेकेंड वन इज द आर्मी स्ट्रेंथ। उनकी आर्मी ही उनकी स्ट्रेंथ होती थी। सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। होल एम्पायर डिवाइडेड इंटू 15 सूबाज। 15 सूबाज, उनके 15 सूबाज होते थे। जैसे स्टेट्स हैं हमारे, इस तरह से सूबाज होते थे, बड़े बड़े सूबाज। और सूबा डिवाइडेड होते थे इंटू सरकार, और सरकार, ईच सरकार डिवाइडेड इनटू परगना। परगना होता था एक ग्रुप ऑफ विलेज, एक स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई। और परगना के विलेज को आमील कहा जाता था। सूबाज के हेड को सूबेदार कहा जाता था। नेक्स्ट वी हैव मनसबदारी सिस्टम। रैंकिंग पोस्ट वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द अकबर्स टाइम। मनसबदार दिया जाता था, मीन्स horses, animals and the soldiers were given to as a reward to the government employees during the court of Mughals ruler. Land revenue was the chief source of income. Land revenue इनके इनकम का सोर्सेज था। और इन केस ऑफ फेमाइन एंड ड्राउट रेमिशन ग्रांटेड। सूखे और अकाल पड़ने पे उनसे वो नहीं लिया जाता था, टैक्सेस नहीं लिया जाता था। तो ये उनका एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी थी। और टॉडरमल उसको रेवेन्यू सिस्टम को देखता था। जब्ती सिस्टम इज ऑल्सो वॉज देयर। अब लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए मैंने नहीं दिया। हाउ डिड अकबर ब्रिंग सोशल एंड कल्चरल यूनिटी। कल्चरल और सोशल यूनिटी कैसे उन्होंने इस्टेब्लिश की? थ्रू द मैट्रीमोनियल अलायंसेस। थ्रू द मैट्रीमोनियल अलायंसेस करके राजपूतों को अपने फेवर में किया। ही स्टार्टेड न्यू रिलीजन फॉर एवरीवन कॉल्ड दीन इलाही। दीन इलाही नामक धर्म चलाया। और थ्रू लिबरल पॉलिसी उन्होंने अपने राज्य में सबको अपने अपने धर्म बनाने की परमिशन दी। सो थ्रू लिबरल पॉलिसी ही मेंटेन्ड द सोशल एंड कल्चरल यूनिटी। थर्ड क्वेश्चन वी हैव, थ्रू द लाइट ऑफ अर्गेरियन सिस्टम ऑफ मुगल्स। अर्गेरियन या जब्ती सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी कह सकते हैं इसको, अर्गेरियन सिस्टम भी कह सकते हैं और जब्ती सिस्टम भी कह सकते हैं। सो डोंट कंफ्यूज, ये उर्दू के वर्ड्स हैं।
ठीक है, अर्गेरियन उर्दू का है, जब्ती सिस्टम या फिर लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी कह सकते हैं। तो इट्स जब्ती सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द टोडरमल। टोडरमल रेवेन्यू मिनिस्टर थे अकबर के। द लैंड वाज मेजर्ड इनटू बिगाज विद द हेल्प ऑफ बैम्बू एंड जरीब। बिगाज में मेजर किया जाता था, ओके। उनको लैंड को बीघा एक नापने की इकाई थी। लैंड कल्टिवेटेड लैंड ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 4 डिवीजन। कल्टिवेटेड जो लैंड थी वो 4 डिवीजन में मानी जाती थी। पलाज जो को हमेशा बोया जाता था, पारोती और जिसको कि रुक के बोया जाता था, छाछर जिसको 3-4 साल के उसमें गैप में बोया जाता था और कल्टीवेशन के लिए जाता था। बंजर कल्टीवेशन के काम नहीं आती थी, वो एनिमल पालने या अदर किसी सोर्सेज में काम में ली जाती थी। टैक्सेस फिक्स्ड बाय 1/3 टोटल प्रोड्यूस। टैक्स फिक्स था, हर साल एनुअली देना होता था किसानों को अपनी प्रोडक्शन का टोटल 1/3 पार्ट उनको राजा को लैंड उसमें टैक्सेस में पे करना होता था। इन केस ऑफ फेमाइन एंड ड्राउट रेमिशन वाज ग्रांटेड। इन केस अगर सूखा या अकाल पड़ रहा है तो उनसे टैक्सेस नहीं लिया जाता था, छूट दी जाती थी। इवन लोन भी दिया जाता था। इवन लोन वर एडवांस टू परचेज सीड एंड एनिमल और सीड प्रोवाइड करने के लिए अगर किसानों के पास पैसे नहीं है तो लोन भी दिया जाता था। दैट इज द सिस्टम ऑफ अकबर्स ड्यूरिंग द हिज empire. So children, do your work neat and clean in history copy, and I hope you are doing well and you are submitting your homework within time, because we are maintaining record each and everyone's child. So be serious about regarding your study, and I hope that next video I will get maximum homework and classwork record from the student. Thank you children.